हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी से अकाउंटेंसी बुक कीपिंग। एक सिलेबस है एफआईजीसी का, उसका पूरा सिलेबस हम ये सीरीज में करने वाले हैं। डिटेल में होने वाला है पूरा, जिसमें ये जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में यही पैटर्न फॉलो होता है एफआईजीसी कॉमर्स में अकाउंट्स के लिए। तो पूरा का पूरा सिलेबस, नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं हम लोग, उसमें पूरा का पूरा ये सिलेबस कवर हो जाएगा, स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। फिर फंडामेंटल से बुक कीपिंग और डबल एंट्री के, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिप्रिसिएशन क्या होता है, कुछ एरर हो जाते हैं उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, फाइनल अकाउंट कैसे होता है, सिंगल सिंगल एंट्री सिस्टम, पूरा पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। ये बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे पूरा सिलेबस कवर करेंगे, वो एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इस बुक का। इसमें से हम पूरा करने वाले हैं, पूरा अकाउंटेंसी इसी के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा एफआईजीसी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपको सारे 10th पास होके आए हैं और अभी अकाउंटेंसी फर्स्ट टाइम ही आप स्टडी करने वाले हो, तो इसके लिए बुक कीपिंग सब्जेक्ट जो है आपका, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये होता क्या है एक्चुअल में, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ही हम आगे कर पाएंगे कि बुक कीपिंग में क्या आता है, फिर अकाउंटेंसी में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डिफरेंस पे ये आ जाते हैं, यहीं से आपको समझ जाएगा बुक कीपिंग होता क्या है और अकाउंटेंसी क्या होता है। इन नॉर्मल टर्म्स अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, हमारे बिजनेस में डे टू डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक परचेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मैं कोई एक बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने कुछ सामान खरीदा है। अब वो सामान खरीदा है तो पास्ट में चोपड़े सिस्टम चलते थे इंडिया में, सब चोपड़े रखते थे, उसमें रिकॉर्ड करते थे इतना सामान खरीदा, इतना बेचा, तो वो ऐसा साल भर का हिसाब रखते थे, फिर वो एक प्रॉफिट निकालते थे। ठीक है, कि ये साल मेरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो गया। सेम चीज है, कुछ फॉर्मेट्स अलग है, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि चोपड़ा सिस्टम जब चलता था उसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता था, सब अपने अपने हिसाब से बनाते थे, जैसे जिनको जैसे समझ में आता था। तो यहाँ पे कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया है, सिस्टमेटिक। ठीक है, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारे बुक्स बनते हैं, और हम उसके बेसिस पे आगे जाके हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे, तब समझेंगे प्रॉफिट कैसे डिराइव करते हैं, पूरे साल का कितना प्रॉफिट हो गया और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक साल की। तो ये पूरा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है। अब दोनों में फर्क क्या है, बहुत माइनर फर्क है, माइनर डिफरेंसेस है दोनों में। तो वो हम यहाँ से समझ लेते हैं एक बार कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में फर्क क्या है। आपको अकाउंटेंसी ही करना है पूरी लाइफ में। ठीक है, अगर आप ये फील्ड में जाते हो तो आपको पूरा अकाउंटेंसी करना है, लेजर बनाना है, जर्नल बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कि मेरे बिजनेस में और क्या करने की जरूरत है। ये सब काफी एडवांस लेवल पे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होता है, जो नॉर्मल बुक जो बनाते थे लोग, उसको आप बुक कीपिंग समझ सकते हो। उसमें एडिशनली क्या अकाउंटेंसी में क्या कॉन्सेप्ट आ गया वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज कंसर्न विथ, क्या कंसर्न करता है ये, रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड करना, एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे हो गया, जैसे मैंने बताया परचेज एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैंने कुछ सामान खरीदा। ठीक है, तो इसको पहले वो क्लासिफाई करेगा कि ये क्या ट्रांजेक्शन है, जैसे ये परचेस का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो फिर इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे बुक में। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग का एक मैकेनिज्म है, वो हम आगे चल के देखेंगे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है परचेस को, ट्रांजेक्शन को। तो इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं, कि मैंने ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया। ठीक है, परचेज है, सेल्स है, या कोई दूसरा एक्सपेंसेस है, क्लासिफाई किया, फिर उसको मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है,
बुक्स में, तो इसको बोलते हैं हम बुक कीपिंग। फिर अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी में ये ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि ये तो एकदम बेस है, पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा होता है समराइज करना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे परचेज के ट्रांजेक्शन हो गए, एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन हो गए, साल भर में दुनिया भर के सेल्स वगैरह हुए, तो उन सबको समराइज करना। जैसे मैंने परचेज किया एक दिन 10 रुपए का, फिर 100 रुपए का, फिर 200 रुपए का, फिर 10 रुपए का, तो इनको समराइज करना। साल भर का ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये 100, 200, 300, 320 का ट्रांजेक्शन हो गया, ये समरी हुआ। तो समरी क्या हो गया, मेरा परचेज 320 रुपए का हो गया है मेरा। तो ये पहले समराइज करना, फिर इसको एनालाइज करना कि मेरा टोटल कितना परचेज हो गया, टोटल कितना सेल हो गया, उसमें से कितना प्रॉफिट बना है मेरा। ठीक है, एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना, इससे मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये जो एडिशनल टास्क है, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया ट्रांजेक्शन को, फिर उसको समराइज बना करना, एनालाइज करना, उसका एनालिटिकल एनालिसिस करना, फिर उससे एक डिसीजन लेना, ये सब अकाउंटेंसी का पार्ट है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या हो गया, मेरा प्राइमरी स्टेज हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेज हो गया, सबसे पहले मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अकाउंटेंसी में सेकेंडरी स्टेज है ये मेरा, पहले मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसको मैं एनालाइज करूंगा, फिर उसको समराइज बनाऊंगा, फिर उसको उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन लूंगा। तो ये मेरा सेकेंडरी स्टेज भी इंक्लूड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, जो अभी हमने देखा कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना और प्रिजर्व करना सिस्टमैटिक मैनर में। तो फिर अकाउंटेंसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला तो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो हमने बुक कीपिंग में बना दी, फिर उसको जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज रहेगी, अभी अथॉरिटीज में बहुत सारे अथॉरिटीज होते हैं, आगे चल के आपको समझेगा, लेकिन सबसे पहले मैं बिजनेस बना रहा हूँ, तो सबसे पहला मेरा बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए रिलेवेंट अथॉरिटी कौन है, ओनर, कौन बिजनेस का ओनर है। तो उसको मैं अगर दूंगा तो मैं अकाउंटेंसी के फॉर्म में एक पूरा समराइज एनालिटिकल डेटा बना के दूंगा। तो यहाँ पे रिलेवेंट अथॉरिटी कौन हो गई, ओनर। और भी होते हैं, जैसे ये ट्रांजेक्शन को मेरे को टैक्स फाइलिंग करना है, इनकम टैक्स में सबमिट करना पड़ता है डेटा कि ये साल भर में इतना हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना टैक्स, तो वो एक रिलेवेंट अथॉरिटी कौन हो गई, इनकम टैक्स। ऐसे बहुत सारे रिलेवेंट अथॉरिटी है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। जब लिस्टेड कंपनी होता है तो मेरे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं, सेबी एप्लीकेबल हो जाता है, फिर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सब के वो सब भी रिलेवेंट अथॉरिटीज हो गए। तो उन सबको डेटा बना के समराइज करके देना पड़ता है, तो वो सारे मेरे रिलेवेंट अथॉरिटी है। तो ये ऑब्जेक्ट है उनको, तो वो कम्युनिकेशन करना है द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटी। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर स्टाफ बनाता है, ये सीनियर स्टाफ बनाता है, क्योंकि एनालिसिस करना है। जूनियर अकाउंटिंग नॉर्मल रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जूनियर स्टाफ कर सकता है, फिर उसका एनालिसिस उसका सीनियर स्टाफ करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गया। फिर ये छोटे मोटे और चीजें हैं, मैं बता देता हूँ, ध्यान से एक बार देख लेना क्या है। पीरियड, ये डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सा होता है, जैसे एक 10 रुपए का परचेस कर दिया मैंने, 100 रुपए का परचेस कर दिया, ये डे टू डे बेसिस पे होता है। बट अकाउंटेंसी पूरे साल भर का 320 रुपए का परचेस हुआ पूरे साल भर में, उसका डिटेल प्रोवाइड करता है वो, क्योंकि वो समरी है, सारे ट्रांजेक्शन की समरी है। ठीक है, एनालिसिस किस में लगती है, अकाउंटेंसी में एनालिसिस लगती है। अकाउंटिंग यूजेस बुक कीपिंग इन्फॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा एंड देन कंपाइल इट इनटू रिपोर्ट्स, वो एक रिपोर्ट्स बना के देता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये डेटा काम नहीं आता। डिसीजन मेकिंग में आपको अकाउंटेंसी समराइज डेटा देना पड़ेगा, हर रोज के ट्रांजेक्शन के बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता, एक समरी चाहिए, साल भर में कितना परचेज हुआ, साल भर में कितना सेल्स हुआ, साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो डेटा कहाँ से मिलता है, अकाउंटेंसी से। ठीक है, इसमें एनालिटिकल स्किल नहीं रिक्वायरमेंट होती है, इसमें बहुत एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको काम आने वाला है अकाउंटेंसी, आपको सिर्फ बुक कीपिंग नहीं करनी है, उसको एनालिसिस करना है, उसको एनालाइज करना है, उसका समरी बनाना है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, अकाउंटेंसी तो हमने देख लिया,
कि क्या क्या होता है अकाउंटेंसी में, क्या होता है। अब ये एक मेथड है, ठीक है, कि अकाउंटिंग के बेसिक मेथड है, इसके बेसिस पे हम सब पूरे दुनिया में बुक्स बनते हैं, ठीक है। बुक्स मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है, ठीक है, वो पूरे बनते हैं इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे मेन जो 3 टाइप के मेथड्स बताए गए हैं, उसके बेसिस पे हम बुक्स बना सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जनरली यूज होता है कैश बेसिस और एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। ये मिक्स वाला जनरली कोई यूज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मिक्स वाले में से हम एनालाइज नहीं कर सकते डेटा को। वो क्या होता है, मैं पहले ये समझा देता हूँ, कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है, तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि मिक्स बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते किसी भी चीज का, इसके लिए जनरली यूज नहीं कर सकता। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका समरी क्या है। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअल कैश रिसीव्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो समझा, जो एक्चुअल कैश आ रहा है मेरे पास या एक्चुअल कैश जा रहा है, उसका रिकॉर्डिंग करते हैं हम कैश बेसिस में, ठीक है। इन दिस बेसिस रेवेन्यू, रेवेन्यू जो सेल्स होता है is recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid, ठीक है। तो रेवेन्यू सेल्स कब रिकॉग्नाइज करता है, इनकम कब रिकॉग्नाइज करता है, जब मेरे पास कैश आया, और जब खर्चा होता है तब कब रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज मतलब हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये वाले मेथड्स को हम बोलते हैं कैश अकाउंटिंग या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये कौन कौन फॉलो करते हैं, ये जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए हो गए, या कुछ एनपीओज है, एनपीओज एनजीओज, वो सब ये बेसिस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कैश बेसिस समझा, आपको एक्चुअल बेसिस समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कैश बेसिस क्या है, ठीक है। अभी अक्रूअल बेसिस हम सीधा यहाँ से नहीं पढ़ते, हम देख लेते हैं अक्रूअल बेसिस क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल आप भी करते हैं ये, ठीक है, ये वाले ट्रांजेक्शन आप भी करते हैं। मैं आपका ही एग्जांपल देके बताता हूँ कि मर्केंटाइल बेसिस और एक्रूअल बेसिस जो बोलते हैं वो क्या है, ठीक है। जैसे एक कोई किराना स्टोर है, ठीक है, तो आपने देखा होगा, आप रेगुलरली किसी किराना शॉप से अगर सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वो क्या, आप क्या करते हैं फिर, जैसे रेगुलरली हो गया तो आप जाएंगे किराना स्टोर वाले के पास और उसको बोलेंगे मुझे कुछ सामान दे दे, ठीक है। सपोज करो आपने 1000 रुपए का कुछ ग्रोसरी खरीद लिया, ठीक है, 1000 रुपए का ग्रोसरी खरीद लिया, और फिर आपने किराने वाले को क्या बोला, खाते में लिख देना, ठीक है, खाते में लिख देना। आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आपका खाता चलता है वहां पे, ठीक है। तो ये अब 1000 रुपए या नेक्स्ट डे वापस गया, आपने 500 रुपए का और सामान खरीद लिया, वो भी बोला आप खाते में लिख देना। अब यहाँ पे आपने पेमेंट किया कि अभी तक नहीं किया, करेक्ट, नहीं किया, तो अब ये मंथ खत्म हो गया, तो आपको कितना देना है बैलेंस, 1500 रुपए देना है, बरोबर है। बट अभी तक आपने 1500 रुपए नहीं दिया है। जैसे ही महीना खत्म हो गया, ठीक है, आपने 30 तारीख को समझो, आपने 1500 रुपए उसको दे दिया, तो उसने क्या कर दिया, ये कट कर दिया, तुम्हारा अभी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो 1500 रुपए बाकी था, 1500 रुपए तुमने पेमेंट कर दिया, अभी आउटस्टैंडिंग नहीं। अब ये बेसिस पे आप जब देख रहे हो कैश और एक्रूअल सिस्टम में, आप देखो, अगर वो किराना स्टोर वाला कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसको पैसा कब आया, 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को पैसा आया, तो ये सेल्स बुक करेगा 30 तारीख को कि मेरे को इतने का इनकम आ गया 30 तारीख को। लेकिन 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 अगर आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करोगे, तो एक्रूअल बेसिस में आपको पूरा आइडिया रहता है किसका पैसा कितना आना बाकी है और कितने का सामान मैंने बेच दिया है। जैसे जब आप ये सामान खरीद रहे हो 1000 रुपए का, ठीक है, सपोज करो 1 तारीख को सामान खरीदा, तो मर्केंटाइल बेसिस में क्या होता है, 1 तारीख को सामान खरीदा, तो 1 तारीख को किराना स्टोर वाला सेल्स बुक करेगा कि इतने का मैंने सामान बेच दिया, 1000 रुपए का सामान बेच दिया, ठीक है।
और 1000 रुपए के सामने वो आपका नाम चढ़ा देगा, वो नाम चढ़ा देगा, उसको हम समझेंगे वो नाम सन्ड्री डेटर्स बोल के चढ़ाता है, ठीक है। और डेटर्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे, बट वो चढ़ा देगा सन्ड्री डेटर्स के नाम से 1000 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा और 1000 रुपया एक डेटर से आना लेना बाकी है, ठीक है। तो ये मेथड में क्या हो गया, पैसा नहीं आया है लेकिन मैंने सेल्स बुक कर दिया है कि 1000 रुपए का मैंने सामान बेचा है, और उसके सामने एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस खड़ा कर दिया कि मुझे 1000 रुपए किससे आना है, एक्स वाई जेड जो भी नाम है उसको संडे डेटर्स बोल रहे हैं हम, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं संडे डेटर्स में। तो जैसे आपका जो भी नाम है उस बंदे से मेरे को आना है 1000 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 500 रुपए का हुआ सपोज 2 तारीख को, तो वो 500 रुपए का और सेल्स बुक कर देगा, ठीक है। एक 500 रुपए का सेल्स बुक कर दिया तो टोटल सेल्स उसका कितना बुक हो गया, 1500 रुपए का, और सामने संडे डेटर्स पे 1500 रुपए के बैलेंस चढ़ा देगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा आया गया, सॉरी, पैसा आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्रांजेक्शन हो गया, आपको रिकॉर्ड करना है। जब पैसा आएगा तब इस केस में क्या होता है कि जब भी पैसा आएगा तो फिर वो संडे डेटर्स के सामने नलीफाई कर देगा। तो संडे डेटर्स से मेरे को 1500 रुपया आना था और 30 तारीख को 1500 रुपया आ गया, तो ये बैलेंस हो गई 0, ठीक है। और सेल्स कब बुक हो गया मेरा, 1 तारीख को, 2 तारीख को, ठीक है। बट कैश बेसिस में सेल्स कब बुक होगा, 30 तारीख को, जब एक्चुअल कैश आया। ये बीच के ट्रांजेक्शन जो भी हुए उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जैसे कैश आया सेल्स बुक होगा, खत्म। तो समझा दोनों में, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस में। एक्रूअल में एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन होता है मेरे को बुक करना है, भले कैश आए नहीं आए, ठीक है। जब कैश आया कैश को डेटर्स के सामने नलीफाई करेंगे, ठीक है। उल्टा जो ट्रांजेक्शन है, जैसे मैंने परचेस किया, मैं बिजनेस ओनर हूँ, बिजनेस ओनर किराना वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने परचेस किया, ठीक है, 1000 रुपए का मैंने परचेस किया, मेरे को परचेस की एंट्री बुक करनी है, परचेस हो गया, और जिसको पैसा देना है उसको मैं सन्डे क्रेडिटर्स बोल के बुक करूंगा। तो मेरे ने सामान खरीद लिया, पैसा नहीं दिया, मैं क्रेडिटर्स बोल के बुक कर लूंगा और परचेज भी रिकॉर्ड कर दूंगा सेम टाइम। जब मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा तब पेमेंट में से मैं सन्डे क्रेडिटर्स को नलीफाई कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा हो गया, पैसा आए नहीं आए मेरे को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, जब पैसा दूंगा तब पेमेंट का एंट्री रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस में क्या होता है, सेल्स और परचेज, जब मैं एक्चुअल पेमेंट दूंगा तब रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो समझा। अब मिक्स और हाइब्रिड में क्या होता है, मैं पेमेंट के बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक्रूअल के बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके लिए इस वाले मेथड में डिसीजन में थोड़ा सा इशू रेज होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ चीजें बुक कर दी कैश बेसिस पे। जैसे सपोज करो ये 1000 रुपया आपने बुक कर दिया, सेल्स बुक कर दिया 1000 रुपए का, ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट 500 रुपए का ट्रांजेक्शन आया, ये आपने बुक नहीं किया, ठीक है। जब लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा हो गया, जैसे 30 तारीख को पेमेंट आया, ठीक है, तो 30 तारीख को आप पेमेंट आ रहा है 1500 रुपया, उसको आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया कैश बेसिस बोल के। तो रिकॉर्ड आपको फिर कितना करना था, आपको बाइफरकेट करना था 1500 का, 1000 तो आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, सिर्फ 500 का रिकॉर्ड करना है। बट गलती से अगर आप हाइब्रिड फॉलो कर रहे हो तो ये 1500 भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल सेल कितना रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे 1000 रुपया, यहाँ पे 1500, 2500 रिकॉर्ड हो गया। ये हाइब्रिड मेथड में ये एक इशू है, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन बराबर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और बराबर से आइडेंटिफाई नहीं करते तो डिसीजन रिजल्ट गलत आएगा, डिसीजन मेकिंग गलत होगा। इसके लिए ये जनरली लोग फॉलो नहीं करते हैं इंडस्ट्री में हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बट करते हैं कुछ लोग, अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उसमें अच्छे से बाइफिकेशन करो तो इशू नहीं है, बट अगर बाइफिकेशन नहीं हो पाया तो ये इशू हो सकता है। और आप ये देख लो, द लॉज इन इंडिया प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ दिस मेथड। इंडिया में ये मेथड यूज करना अलाउड नहीं है, इसके लिए इंडिया में ये मेथड कोई भी यूज नहीं करता। फॉरेन कंट्रीज में कहीं कहीं मेथड ये यूज हो रहा है, बट डिसीजन मेकिंग का इशू है, इसके लिए इंडिया ने मना कर दिया है, ये मेथड यूज नहीं होगा। तो अपने इधर कैश बेसिस अलाउड है, एक्रूअल बेसिस अलाउड है। अगर इसमें भी आप देखना, अगर कंपनीज है, कोई कंपनी बनी हुई है,
जैसे बिजनेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम जानेंगे आगे। जैसे एक टाइप होता है प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म, ये देखे रहेंगे आपने बहुत जगह। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। तो ये जो कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनका अकाउंटिंग में आपको सिर्फ एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस ही अलाउड है। तो कंपनीज को ये बेसिस, कैश बेसिस अलाउड ही नहीं है। कंपनीज एक्ट में क्लियर प्रोहिबिशन है यूज ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको सिर्फ 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 एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कैश बेसिस भी देखेंगे, एक्रूवल बेसिस भी देखेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ गया रहेगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, मर्केंटाइल क्या होता है, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, और हमने देखा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। फिर आगे हम और देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, फिर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है उनको भी करेंगे, और कुछ ट्रांजेक्शन भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो भी है ये फर्स्ट चैप्टर में, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।